स्टूडेंट, आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको ओम्स लॉ कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये लॉ है। ओम ने रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में बताया था। फर्स्ट लॉ उन्होंने बताया कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो इसमें उन्होंने जो जो कंपोनेंट्स यूज़ किए उनको मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये बैटरी और सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये की है जो स्विच की तरह काम करती है। जब इसको हम ओपन रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो ये भी करंट नहीं जा रही है, और ये अगर लगा दिया तो इसको हम लोग क्लोज्ड की कहते हैं और ये वन वे की कहलाती है। हियर इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, और ये वोल्ट मीटर है। And this voltmeter is used for measuring the potential difference. And here it is rheostat. Rheostat is a device used for controlling the current. यहाँ हम लोग करंट को रियोस्टेट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वायर इंसुलेटेड वायर होते हैं और रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। तो इस नॉब को वेरी करा के हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक रेजिस्टेंस वायर होता है जो किसी एलॉय का बना हुआ होता है, जिसको हम मैग्नेनिन या कॉन्स्टेंटन कहते हैं, जो यूजुअली लैब में यूज़ होता है। तो अगर हम ओम्स लॉ के बारे में बोलें तो ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू RI, where R is called the resistance, V is potential difference, I is current. Therefore, Ohm's law gives the relationship between V and I, but there is a requirements for Ohm's law verification is that temperature must remains constant or all physical quantities must remains constant. Temperature means तापमान बढ़ना नहीं चाहिए अगर हम Ohm's law वेरीफाई करते हैं। तो Ohm's law बोलता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V और I का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। हम लोग किताबों में ओम्स लॉ को इस सर्किट से जानते हैं। हियर इज बैटरी एंड यू नो दैट बैटरी इज हियर। दिस इज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिससे हम एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग की के द्वारा इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं, और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग रियोस्टेट के इस टर्मिनल से जोड़ते हैं, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल आके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लग जाता है। तो इस तरह से की के ज़रिए हम लोग पूरी सर्किट को जोड़ते हैं। तो ऑल द कंपोनेंट्स आर सेट टू बी इन सीरीज, एंड जैसे ही हम ये वायर वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में लगाते हैं रेजिस्टेंस वायर, द वोल्ट मीटर कम्स इनटू द पैरेलल। तो हमारा ये सर्किट इस तरीके से वेरीफाई होता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से रियोस्टेट, और रियोस्टेट से की से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाती है। तो ये सब सीरीज में है, और ये रेजिस्टेंस वायर बैटरी वोल्ट मीटर के पैरेलल में हो जाता है। तो ये सर्किट वेरिफिकेशन होता है ओम्स लॉ का। तो अब हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों में काम आता है। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज और करंट किस तरीके से वेरी करता है। तो अगर हम की को लगाएं यहाँ पे ऐसे,
तो करंट इसमें जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी कोई करंट नहीं है, रियोस्टेट के थ्रू ये कंट्रोल्ड है, तो 0 पे करंट और 0 पे वोल्ट मीटर। जैसे जैसे हम रियोस्टेट के ज़रिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, मीन्स करंट अलाउ करते हैं, रेजिस्टेंस कम करते हैं रियोस्टेट के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ वैरी करती है और नीडल आगे बढ़ती है। ये देखिए आप, वोल्टेज भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रही है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन मेजर हियर, वोल्टेज एंड करंट। तो ओम्स लॉ वेरीफाइड होता है और फिर हम इसको डाउन कर देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जब हम वोल्टेज और करंट को मेज़र करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। वोल्टेज हम y एक्सिस पे लेते हैं और करंट को हम लोग x एक्सिस पे अगर लेते हैं तो दैट इज स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ये ग्राफ वेरीफाई करते हैं, ओम्स लॉ वेरिफिकेशन करते हैं बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो हियर आर द मेन सर्किट डायग्राम एंड सर्किट यूज फॉर ओम्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, फॉर 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू नो समथिंग एल्स। हम लोग को कुछ और एडवांस चीज़ें जाननी चाहिए 12th के लिए, कि हम लोग किस तरीके से एमीटर और वोल्ट मीटर से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ये एमीटर है तो एमीटर की रेंज हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे जो एमीटर यूज्ड है ये 0 से 3 एम्पियर तक की मैक्सिमम करंट को मेज़र कर सकता है। तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रेंज ऑफ एमीटर लिखना होगा 0 to 3 एम्पियर, और वोल्ट मीटर की रेंज आपको दिख रही है 0 to 3 वोल्ट। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल कैन मेजर थ्रू द वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जर्वेशन में 0 to 3 वोल्ट ही लिखना हो। अब आता है लीस्ट काउंट निकालना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 20 डिविजन्स हैं। यू कैन काउंट फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर, हियर इज 20 डिविजन्स। तो हम लोग लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर निकालते हैं 1/20 एम्पियर। दिस इज द लीस्ट काउंट एंड यू कैन चेंज इट इनटू द डेसिमल ऑल्सो, दैट इज 0.05 एम्पियर। And similarly you can calculate the least count of voltmeter. Here it is also 0 to 1 having 20 small divisions, and that's why least count is 1/20 is equal to 0.05 volt. तो हम लोग लीस्ट काउंट ज़रूर दोनों का मेज़र कर लेते हैं। आपको अगर ये मिली एम्पियर में है तो उस हिसाब से आप लिखेंगे, एम्पियर में उसको चेंज करेंगे, और वोल्ट मीटर है तो अगर ये मिली वोल्ट है तो उसको भी हमें वोल्ट में चेंज करना होगा। तो रेजिस्टेंस ओम में तभी आता है जब हम दोनों को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज ऑफ एमीटर एंड रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आपको ज़रूर मेज़र करना चाहिए। इसके बाद हम लोग स्टेप वाइज वेरिएशन करते हैं। यहाँ पे कितने स्टेप एमीटर में हमारी नीडल आगे बढ़ी, उतने स्टेप इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। और स्टेप को हम लोग मान लो यहाँ पे 2 स्टेप वोल्ट मीटर में 2 स्टेप, तो 2 डिवीज़न को 2 से हम लोगों को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 2 into 0.05। तो 2 into 0.05 से जो रिजल्ट आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा वोल्ट मीटर में। और इसी तरह अगर 3 स्टेप आया एमीटर में तो 3 into लीस्ट काउंट करके हम एमीटर की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोनों से स्टेप वाइज वैल्यू लेते हैं, और 1, 2, 3 या मैक्सिमम जितना रेंज तक जाता है उतने स्टेप्स लेकर के हम लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम लोग दोनों के बीच में आपको बताया ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से स्लोप निकाल करके हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं।
तो 12th स्टैंडर्ड में जो ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर आएगा R, और फिर हम इस लेंथ को, यूज्ड लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। लेंथ ऑफ वायर इट मस्ट बी इन द ऑब्जर्वेशन L इज इक्वल टू जितने सेंटीमीटर आती है। तो अगर हम लोग R को, दैट इज रेजिस्टेंस को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आपको कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो कि आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ओम्स लॉ तो वेरीफाई करते ही हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसके बाद रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर वायर भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, और जब आपको रेजिस्टेंस मिल जाता है तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाय द रिलेशन R इक्वल टू रो L बाई A से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के लिए इसकी हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें चाहिए, तो जो हम लोग स्क्रू गेज से मेज़र कर सकते हैं। तो जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है वो इतना आपको वेरिफिकेशन करना होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते समय हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।